बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर रहमान तारिक और हमारा आज का जो लेक्चर है वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग मेटलर्जी एंड वेल्डिंग की थर्ड ईयर क्लास का है। सब्जेक्ट जो हमने स्टडी करना है वो MW333 मटेरियल टेस्टिंग का चैप्टर नंबर 11 है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो है वो बेसिकली मटेरियल टेस्टिंग के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पोर्शन से है और टेवटा के कोर्स के अकॉर्डिंग इसके जो कंटेंट्स हैं उसमें हमने जो स्टडी करना है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के चैप्टर में, उसमें रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक टेस्ट है। उसके बाद जो हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक टेस्टिंग मेथड हैं, देन मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग मेथड है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। तो NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का ये जो मेथड है ये बेसिकली सरफेस और सब सरफेस डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी तक हमने जो मुख्तलिफ मेथड पढ़े उसमें डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग है और रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन हमने पढ़ी। तो इसी तरह जो थर्ड हम टेक्निक पढ़ रहे हैं दैट इज़ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो हर जो टेक्निक है उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ उसके नुकसानात हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन की भी लिमिटेशन है कि इसको हम सिर्फ ऐसे मटेरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक हो। तो फेरोमैग्नेटिक ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक फोर्सेस को अट्रैक्ट कर सकता हो, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती हो। डिफरेंट मटेरियल हमने पढ़े हुए हैं जिसमें कुछ फेरोमैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। तो ये बेसिकली उस मटेरियल की एक अलहदा फिनोमिना है कि मैग्नेटाइज किसी मटेरियल को करने का मतलब क्या है। तो उसकी बेसिकली जो डोमेन्स होती हैं वो अलाइन हो जाती हैं, और अगर किसी मटेरियल की डोमेन अलाइन हो जाए और उसके बाद वो मिसअलाइन ना हो तो उसमें मैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं और उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं। सो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो है उसके लिए ज़रूरी है कि जो मटेरियल हमने इंस्पेक्शन करनी है जिसकी, वो फेरोमैग्नेटिक हो, तब जाके उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हो सकेगी। और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग जो है वो जो क्रैक या डिफेक्ट या डिसकॉन्टीन्यूटीज़ हमें बता सकता है वो सिर्फ सरफेस और सब सरफेस होंगी। सब सरफेस जो है वो सरफेस से थोड़ा सा नीचे के पोर्शन को कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा डेप्थ होगी उसको हम फिर इंटरनल डिफेक्ट कहते हैं। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो है वो इंटरनल डिफेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये नंबर 1 पे आपको जो डिफेक्ट दिखाया गया है ये एक सरफेस डिफेक्ट है। 2 पे जो है ये जो सरफेस से थोड़ा सा नीचे जो एग्जिस्ट करेगा उसको हम सब सरफेस डिफेक्ट कहते हैं। और अगर कोई सब सरफेस से भी नीचे डेप्थ में मौजूद है तो वो डिफेक्ट जो है वो इंटरनल डिफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो है वो सरफेस डिफेक्ट, सब सरफेस डिफेक्ट को डायग्नोज कर सकेगा, जबकि अगर इंटरनल डिफेक्ट की बात की जाए तो वो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के ज़रिए से हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो है इसको MPI, MPT, MT, ये डिफरेंट इसके नाम हैं। इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं उसमें सबसे बेसिक फर्स्ट स्टेप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने का है। तो जिस कंपोनेंट की हमने इंस्पेक्शन करनी है, जिसमें हम सरफेस या सब सरफेस डिफेक्ट देखना चाहते हैं, पहली शर्त उसके लिए है कि वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए और उसके बाद तभी ये परफॉर्म हो सकेगी। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक ब्लू कलर की यॉक है, जो मैग्नेटिक यॉक जिसे हम कहते हैं, जिसकी 2 लेग्स हैं। तो इसमें करंट के ज़रिए से मैग्नेटिक फील्ड इस जॉब के अंदर, इस स्पेसिमेन के अंदर जनरेट की जाती है। तो जनरेट करने के बाद जो स्टेप है वो एक एरोसोल टाइप मटेरियल है इसके लेफ़्ट हैंड में, जिससे हम इसके ऊपर जो है फेरो पार्टिकल्स
आयरन के बारीक पार्टिकल्स जो हैं इस पे स्प्रे करते हैं। और उसके नतीजे में जो है क्या होता है कि अगर सरफेस के अंदर किसी किस्म का भी डिफेक्ट होगा तो वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होती हैं उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में डिस्टरबेंस पैदा करेगा। तो इसका फिनोमेना डिटेल से आगे हम फर्दर भी स्टडी करेंगे। तो जिस जगह पे सरफेस स्मूथ होगी वहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इजीली पास हो जाएंगी और किसी किस्म का पोल नहीं बनेगा। लेकिन अगर सरफेस के ऊपर जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कोई डिफेक्ट होगा तो इस डिफेक्ट पे जब लाइंस ऑफ फोर्सेस पहुंचेंगी तो वो डेविएट करेंगी, और डेविएट करेंगी या फ्लक्स लीकेज जिसको हम कहते हैं। तो इसकी वजह से उस डिफेक्ट के दोनों कॉर्नर्स पे पोल बन जाते हैं। ये एन एंड एस जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के जो पोल बनेंगे वो हमें फिर आगे फर्दर इंडिकेशन में हेल्प करेंगे। सो डिफेक्ट्स रिवील्ड बाय अप्लाइंग फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल। फाइनली फिर हम जो इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखें तो जो हमने फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के बाद आयरन का पाउडर इस्तेमाल किया, उस आयरन के पाउडर ने दो पोल बनाए और पोल से हमें यॉक की लेग्स के दरमियान बाकायदा तौर पे एक इंडिकेशन मिल रही है जो कि उस डिफेक्ट को शो कर रही है। तो ये एक इंडिकेशन की ही और मज़ीद एक जो है डिमॉन्स्ट्रेशन है कि एक वेल्डिंग बीड के ऊपर आपको एक ब्रांच्ड ट्रैक नज़र आ रहा है जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के बाद जो हमने फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल जिसके ऊपर स्प्रे किए उसकी वजह से ये इंडिकेशन हमें वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में यूज़ होने वाली डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, उनका जो है बेसिक नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो किसी भी मैग्नेट में एक ख़ास रेंज होती है जिसमें उसकी फोर्सेस अप्लाई हो पाती हैं। उस रेंज में अगर आप होंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, उस रेंज से आप अगर बाहर होंगे तो वो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रीजन से बाहर होगा। सो रीजन इन विच मैग्नेटिक फोर्सेस एग्जिस्ट, उस रीजन को हम कहते हैं कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक अगर कोई भी मैग्नेट है तो वो एक ख़ास डिस्टेंस तक का जो इसका रीजन होगा दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह फ्लक्स जो है वो बेसिकली लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं उस मैग्नेटिक सर्किट में। ये इसकी डायग्राम डिमॉन्स्ट्रेशन है कि एक एंड से निकल कर ये दूसरे एंड में जो है वो शामिल हो रही होती हैं और जिस डिस्टेंस को ये कवर कर रही होती हैं वो सारे का सारा जो है इसका मैग्नेटिक जोन होता है, इसकी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जो ये लाइंस हैं ये फ्लक्स होता है। तो इसको अगर फर्दर हम जो है डिस्कस करें तो वो फ्लक्स डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली क्या है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो जो लाइंस हैं उनका यूनिट क्रॉस सेक्शन में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं उसको हम बेसिकली कहेंगे कि ये फ्लक्स डेंसिटी है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो जो इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस जिस एंड से निकल रही हैं वहाँ पे लाइंस करीब करीब हैं, या जहाँ पे दोबारा शामिल हो रही हैं वापस मैग्नेट में दाखिल हो रही हैं वहाँ पे भी ये लाइंस जो हैं ये करीब करीब हैं। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन में अगर देखा जाए तो जहाँ लाइनें करीब करीब हैं वहाँ नंबर ऑफ़ लाइंस भी ज़्यादा होंगी। तो नंबर ऑफ़ लाइंस जहाँ पे ज़्यादा होंगी वहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, पावर भी ज़्यादा होगी, और उसका जो है डिटेक्ट करने की जो क्वालिटी है वो भी बेटर होगी। तो फ्लक्स डेंसिटी लाइंस नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना होगा उसे हम फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। तो जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होते जाएंगे फ्लक्स की डेंसिटी कम होती जाएगी। ये बात समझनी इसलिए ज़रूरी है कि जो मैग्नेटिक यॉक हम इस्तेमाल करेंगे या जो मैग्नेटाइज करने के लिए जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके करीब की जगह के ऊपर हम बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। सो फ्लक्स डेंसिटी के बारे में नॉलेज होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर यॉर्क से बहुत ज़्यादा दूर कोई डिफेक्ट है इंस्पेक्शन के दौरान
तो वो मुमकिन है कि आप उसे बाकायदा तौर पे इंडिकेट ना कर सकें, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस जहाँ पे वीक होंगी उस जगह पे आपका जो डिफेक्ट को डिटेक्ट करने की पावर है वो भी कम होगी। तो ये एक ये हाई देख लें, हाई फ्लक्स डेंसिटी है, मोर फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और जैसे जैसे मैग्नेट से अवे होंगे हम, तो लो फ्लक्स डेंसिटी है, लेस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये मुख्तलिफ इक्विपमेंट हैं जो MPI में, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट पीसेस होते हैं। कुछ ऐसे हैं कि हमारे स्पेसिमन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और अपनी जगह से उसे हम ट्रैवल करके लेबॉर्ट्री तक अगर नहीं लेके आ सकते, तो उसके लिए पोर्टेबल यॉक्स इस्तेमाल होती हैं। ये नीचे जो नज़र आ रही हैं आपको रेड कलर में, ये मुख्तलिफ मैग्नेटिक यॉक हैं, हैंडी हैं, बड़ी ईजीली मूवेबल हैं, पोर्टेबल हैं। तो कुछ जो हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती हैं और कुछ जो हैं वो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेट हो सकती हैं। तो इनकी पावर भी इसी चीज़ पे ही डिपेंड कर रही होती है। और ये मैग्नेटिक यॉक जो है फील्ड में किसी भी जगह पे आप इस आसानी से लेके जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है कुछ जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के इक्विपमेंट हैं वो स्टेशनरी हैं, कि आपने अगर स्मॉल पीसेस को करना है तो आपको लेबॉर्ट्री में ला के उस इक्विपमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये यॉक, मैग्नेटिक यॉक जो हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल पीसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो वक्त काम की नौइयत को देखते हुए मुख्तलिफ इक्विपमेंट हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के बारे में अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक जो करंट होगी वो जिस एरिए में फ़्लो कर रही होती है उसकी 90 डिग्री की डायरेक्शन के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होती हैं। इस डेमोंस्ट्रेशन में आप देखें, अगर करंट ये एरो की साइड पे फ़्लो कर रही है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके 90 के एंगल के ऊपर होंगी, इसके परपेंडिकुलर होंगी। इसी की एक ये डिमॉन्स्ट्रेशन मज़ीद है। राइट हैंड रूल है कि करंट अगर अपवर्ड मूव करेगी तो उस आपकी फिंगर्स जो हैं राइट हैंड की, वो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को जो है वो इंडिकेट करेंगी। ये एक और मज़ीद मैग्नेटिक फील्ड का जो है डिमॉन्स्ट्रेशन है। करंट की जो डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री, अगर आप अपना राइट हैंड देखें तो राइट हैंड में जो आपका थंब है वो अगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपकी जो फिंगर्स हैं राउंड हुई हुई, वो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को जो हैं वो डिटेक्ट करेंगी, इसको इंडिकेट करेंगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिफ़ेक्ट्स के लिए हमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म का मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कॉइल मैग्नेटाइजेशन का मेथड है। तो कॉइल मैग्नेटाइजेशन में आप देखें कि एक अगर वायर है, एक अगर केबल है, तो वो उस केबल में करंट फ़्लो लॉन्गिट्यूडनली कर रही होती है और आपको जो मैग्नेटिक फ़ील्ड मिल रही होती है वो उसके 90 के डिग्री पे मिल रही होती है। लेकिन अगर आपने किसी जगह के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऑफ फोर्सेस लेनी है, तो उसमें फिर आप नॉर्मली ये करते हैं कि उस पीस के गिर्द या उस जॉब के गिर्द आप एक कॉइल को जो है रोटेट कर देते हैं। उस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वो फिर लॉन्गिट्यूडनल होती है। इस डेमॉन्स्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि आप सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड में भी जनरेट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है वो नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैं आपको मज़ीद इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो जिस जगह पे आपने अगर स्ट्रेट लाइन में करंट पास हो रही है तो आपकी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि वो उसके 90 के डिग्री के ऊपर होगी। लेकिन अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज लेनी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो फिर आपको सर्कुलर कॉइल के ज़रिए से उसको मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉइल इस तरह से कॉइल को यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगी, आपकी जो सर्कुलर फील्ड है उसको लॉन्गिट्यूडनल में कन्वर्ट करेगी। ये आप देख सकते हैं डेमोंस्ट्रेशन में कि अब इस कॉइल में जो जनरेट हो रही हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो कॉइल के तो राउंड हैं लेकिन बेसिकली उसके सेंटर में आप देखें कि वो लॉन्गिट्यूडनली एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करें। सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। कॉइल मैग्नेटिज्म जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमें कहीं पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है, कहीं पे हमें
जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल इसलिए कि एक ये अगर रॉड आप कंसीडर करें, तो इस रॉड में जो क्रैक होंगे इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फ़ील्ड के साथ ही डिटेक्ट होंगे। उसकी रीज़न ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो क्रैक को डायग्नोज़ करने के लिए इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। वो हम फ़र्दर जो है नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस भी करते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है फ्लक्स लीकेज के ऊपर बेस कर रही होती है। तो फ्लक्स लीकेज क्या है कि अगर एक ये रिंग मैग्नेट है और रिंग मैग्नेट में किसी किस्म का अगर डिफेक्ट नहीं है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इसमें से आसानी से पास कर देंगी और किसी किस्म की इसमें रुकावट प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर रिंग मैग्नेट में किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई डिफेक्ट है, कोई फ्लॉ है या कोई क्रैक मौजूद है, तो उस जगह के ऊपर फिर ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसमें से पास नहीं कर सकेंगी, वो डेविएट करेंगी अपने रास्ते को। इस डेविएशन की वजह से इस क्रैक के दोनों एंड के ऊपर पोल बनेंगे और इन पोल्स की वजह से जो है यहाँ पे फिर आपको फ्लक्स लीकेज होगी। तो ये फ्लक्स लीकेज बेसिकली हमें जो क्रैक हैं या कोई डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उनकी इंडिकेशन देने में फिर ये हेल्प करती है। तो ये आप देखें कि अगर हम रिंग मैग्नेट जो है जिसमें किसी किस्म का कोई पोल नहीं बना, वहाँ पे फिर जब हम फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो कहीं पे भी स्टे नहीं करेंगे, बिकॉज़ इसमें किसी किस्म का कोई पोल नहीं बना। जबकि अगर कोई क्रैक वाले या किसी ऐसे फ्लक्स लीकेज वाले एरिया से ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स गुजरेंगे तो ये उसके ऊपर स्टे करेंगे और हमें बेसिकली इसी की वजह से वहाँ पे एक पाइल अप हुआ हुआ एक ढेर सा लगा हुआ उन मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स का नज़र आएगा, जो कि हमें उसकी इंडिकेशन देगा कि पोल्स के ऊपर अट्रैक्ट हुए हुए जो पार्टिकल्स हैं वो हमें बेसिकली क्रैक की इंडिकेशन के बारे में बताएंगे। ये एक और फ्लक्स लीकेज की डिमॉन्स्ट्रेशन है। जहाँ पे डिफेक्ट नहीं है वहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो बगैर किसी इंटरप्शन के पास करेंगी और किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पे डिफेक्ट मौजूद है वहाँ पे फिर ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो अपने रास्ते को बदलेंगी और वो रास्ता अपना बेसिकली पोल बनेंगे और उन पोल पे जब हम आयरन पाउडर स्प्रे करेंगे तो वो उसको हमें फिर इंडिकेशन देगी। ये एक और उसी की डिमॉन्स्ट्रेशन है। नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे जब आपका किसी भी किस्म का कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्लक्स लीकेज है तो उस फ्लक्स लीकेज पे भी फिर इसके नॉर्थ और साउथ जो हैं वो पोल बनेंगे और फ्लक्स लीकेज को इंडिकेट करेंगे। सो चेंज इन परमेबिलिटी कॉज फ्लक्स लीकेज। चेंज इन परमेबिलिटी क्या है कि परमेबिलिटी कहते हैं किसी भी चीज़ में से पास आउट होने की जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उस वो अलाउ करता है, कितना अलाउ करता है अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास होने में, तो वो हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आप देखें जहाँ पे सॉलिड मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी सेम थी, लेकिन जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे चूँकि फ्लॉ है, एयर मौजूद है, एयर गैप है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे फिर ये पोल बनाएगा, वहाँ पे परमेबिलिटी डिफरेंट होने की वजह से ये फ्लक्स लीकेज प्रोड्यूस होगी। तो जो फैक्टर हैं जिनके बारे में आगे डिस्कस भी हुआ है कि जो फ्लक्स लीकेज पे इफ़ेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो डेप्थ ऑफ डिफेक्ट है। कि जैसे शुरू में डिस्कस हुआ था कि सरफेस और सब सरफेस में किसी भी हद तक एक ख़ास डेप्थ तक ये इसका जो है इंडिकेशन दे सकता है, लेकिन उससे अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो वो इसकी इंडिकेशन हमें सरफेस के ऊपर नज़र नहीं आएगी। लिहाजा डेप्थ ऑफ डिफेक्ट जो है वो फर्स्ट फैक्टर है जो फ्लक्स लीकेज को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ डिफेक्ट, शेप ऑफ डिफेक्ट, इसके बाद साइज़ ऑफ डिफेक्ट और परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड देन अमाउंट ऑफ फ्लक्स अवेलेबल। तो सबसे पहले हम इसका डेप्थ के बारे में जो फैक्टर है उसको देखते हैं कि ये आप देखें कि जो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है डिमॉन्स्ट्रेशन, उसमें क्रैक जो है वो सरफेस के करीब है। सरफेस के करीब होने की वजह से जो फ्लक्स लीकेज है वो हमें सतह के ऊपर महसूस हो सकेगी।
लेकिन अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे चूँकि क्रैक डेप्थ में है, उसमें फ्लक्स लीकेज तो हुई है, लेकिन वो फ्लक्स लीकेज जो है वो सरफेस तक नहीं पहुँच सकी। तो राइट साइड पे जो डेप्थ की वजह से इसमें हमें इंडिकेशन नहीं मिल पाएगी। ये फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका क्रैक अगर यहाँ डिसकंटिन्यूटी सरफेस के करीब होगी तो ही इंडिकेशन देगी। अगर वो सरफेस में डेप्थ में होगी तो इट मीन्स कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लक्स लीकेज प्रोड्यूस नहीं कर रही, बल्कि वो जो फ्लक्स लीकेज प्रोड्यूस कर रही है वो मटेरियल के अंदर ही कहीं डेविएट होकर उसमें से पास हो रही है, वो सतह के ऊपर उसकी इंडिकेशन हमें नहीं मिल रही। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है डिफेक्ट की ओरिएंटेशन। तो जो आपको मैंने सर्कुलर मैग्नेटिज्म और जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का पढ़ाया, जो हमने उसको डिस्कस किया, उसकी यहाँ पे आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि कुछ डिफेक्ट जो लाइंस ऑफ फोर्सेस के 90 के डिग्री पे होंगे वो तो ये डिटेक्ट करेगा, जो इसके परपेंडिकुलर आए, जिसमें लाइंस ऑफ फोर्सेस को मुकम्मल तौर पे इंटरसेप्ट करे। डिफेक्ट जो 90 डिग्री पे आएंगे लाइंस ऑफ फोर्सेस के रास्ते में, वो मैक्सिमम इंडिकेशन देंगे। उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट ऐसा है मटेरियल में जो कि 45 डिग्री तक की ओरिएंटेशन में मौजूद है, तो वो काफ़ी हद तक इसकी इंडिकेशन दे पाएगा। लेकिन ऐसे डिफेक्ट जो इसके पैरेलल आ रहे हैं, वो डिफेक्ट जो हैं वो ओरिएंटेशन की वजह से मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में स्किप हो जाएंगे। वो आप बाकायदा तौर पे उनको कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल पाएगी। इसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन में आप देखें कि कुछ डिफेक्ट हैं। लेफ़्ट साइड से अगर देखें तो फर्स्ट टू डिफेक्ट जो हैं वो जो हैं वो लाइंस ऑफ फोर्सेस के आएंगे 90 की डिग्री पे। लेकिन जो उसके बाद दूसरे डिफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कि इसके पैरेलल आएंगे, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर पास करें। तो फर्स्ट टू डिफेक्ट्स जो हैं वो लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर हैं, सो वो बाकायदा तौर पे इंडिकेट हो जाएंगे। लेकिन जो ऊपर मौजूद हैं डिफेक्ट, फर्स्ट वाला देखें आप, ये इसे 100% ओरिएंटेशन इसकी 90 डिग्री पे है, लिहाजा ये 100% उसमें वाज़िया हो जाएगा। दूसरे डिफेक्ट को भी आप देखें तो ये उनकी लाइंस ऑफ फोर्सेस के बिल्कुल रास्ते में आ रहा है, तो ये भी बाकायदा तौर पे इंडिकेट होगा। लेकिन जो थर्ड डिफेक्ट है, इसको आप देखें तो ये थोड़ा बहुत, चूँकि इसकी एंगल बन रहा है 45, किसी पॉइंट पे बन रहा है, किसी पॉइंट पे 35 है, और किसी पे ये पैरेलल हो रहा है, तो ये 45 35 वाले पॉइंट पे कुछ इंडिकेशन देगा। चौथे नंबर पे ये जो डिफेक्ट है ये बिल्कुल भी मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में आपको इंडिकेशन नहीं दे पाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो ये क्रैक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके साइडों से होकर गुजर रही हैं, और जिस जगह पे ये पास हो रही हैं इसको कोई लीकेज नहीं मिल रही, उस जगह पे ये फिर इंडिकेशन भी नहीं देगा। इसी तरह फोर्थ वन भी नहीं देगा क्योंकि डेप्थ में है। तो ये जो है ये मुख्तलिफ डिमॉन्स्ट्रेशंस थी कि जो आपका क्रैक है उसकी ओरिएंटेशन, कि वो किस डायरेक्शन में प्रेपोगेट किया हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ऑल सरफेस डिफेक्ट्स फॉर्म इंडिकेशंस। तमाम तरह के सरफेस डिफेक्ट जो हैं वो इंडिकेशन देंगे, लेकिन तमाम जो आपको इंडिकेशन सतह पे मिल रही होंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी डिफेक्ट की वजह से भी हों। कुछ जो इसमें ऐसी है कि जो नॉन रेलिवेंट इंडिकेशंस भी होती हैं। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हर एक इंडिकेशन ज़रूरी नहीं है कि डिफेक्ट की इंडिकेशन हो। वो किस तरह से है वो यहाँ पे थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं कि ड्यू टू फ्लक्स लीकेज बट अराइजिंग फ्रॉम डिज़ाइन फीचर और ज्योमेट्री। बाज़ू का ज्योमेट्री वहाँ पे इस तरह से होती है उस जॉब की या उस स्पेसिमन की, कि वहाँ पे भी इंडिकेशन आ जाती है, लेकिन ये जज आपने करना है कि क्या ये क्रैक है या ये ज्योमेट्रिकल फीचर है। तो चेंज इन सेक्शन जहाँ पे होगा, ये जिस तरह से ये गियर है, तीत हैं, और इसकी इस जगह पे इंडिकेशन आएगी ही आएगी। तो ये जो इंडिकेशन आएगी ये आप डिफेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, चेंज इन सेक्शन है। इसी तरह ये की वेज के ऊपर भी इंडिकेशन आएगी। रिवेट है, रिवेट हेड की साइडों के ऊपर इंडिकेशन आएगी। और टो ऑफ वेल्ड जो है, वेल्ड की टो के ऊपर चूँकि एक ज्योमेट्रिकल चेंज रहता है, तो वहाँ पे भी इंडिकेशन आएगी। लेकिन ये इंडिकेशंस जो हैं ये रफ़ सरफेस की वजह से अगर कोई इंडिकेशन आएगी,
तो ये इंडिकेशंस आपके डिफेक्ट कंसीडर नहीं होंगे, बल्कि ये नॉन रेलिवेंट इंडिकेशंस कंसीडर होंगी। जहाँ पे चेंज इन परमेबिलिटी है, चेंज इन परमेबिलिटी जैसे ये चीज़ल है, चीज़ल का हेड जो है वो वुडन है और इसका जो फेस है वो चूँकि मेटल पीस है, तो दोनों मटेरियल डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे भी चेंज इन परमेबिलिटी की वजह से जो इंडिकेशन आएगी वो डिफेक्ट कंसीडर नहीं होगी। इसके अलावा फरिंग है, जिस तरह से ये बोल्ट के हेड के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पे जो इंडिकेशन आएगी वो आपको डिफेक्ट कंसीडर नहीं होगी। रेलिवेंट और ट्रू इंडिकेशंस जो हैं वो बाकायदा तौर पे आपको अपनी ज्योमेट्री की वजह से भी क्लियर हो जाएंगे। ये आप देखें कि ये इंडिकेशन कॉज्ड बाय डिफेक्ट है। इसी तरीके से ये आप देखें बीड के ऊपर एक हेयर लाइक क्रैक नज़र आ रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। तो ये बोल्ट के हेड के नीचे जो है उसका वहाँ पे जो इंडिकेशन एक लाइन की सूरत में नज़र आ रही है, ये एक क्रैक को इंडिकेट कर रही है। और ये मेथड जो इस्तेमाल हुआ है ये फ्लोरेसेंट मेथड है। फ्लोरेसेंट बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो है डार्क रूम में ग्लो करने वाले यहाँ पे पार्टिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है। इसी तरह से ये आप देखें कि इसमें भी क्रैक जो हैं वो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के वाज़िया तौर पे नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह ये बीड के ऊपर जो है ये एक ब्रांच्ड क्रैक है। तो ये भी फ्लोरेसेंट इनके ज़रिए है। ये कोई मैग्नेटिक यॉक है जिसके ज़रिए से हम अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो दूसरा ये कॉइल मैग्नेटिज़्म है जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो कुछ केबल मैग्नेटाइजेशन है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। सो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें कॉइल मैग्नेटिज़्म कब ज़रूरत पड़ती है और दूसरी यॉक मैग्नेटिज़्म। यॉक जो होगी वो आपको लॉन्गिट्यूडनल वो आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके देगी, और जो कॉइल है वो आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड। सो ये दोनों फील्ड की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि क्रैक हमें नहीं पता होता कि किस ओरिएंटेशन का मौजूद है। बाज़ औक़ात क्रैक जो है वो पैरेलल होता है, बाज़ औक़ात क्रैक जो है वो ट्रांसवर्स होता है। तो इस सूरत हाल में हमें फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नौइयत के मेथड अडॉप्ट करके हमें मैग्नेटाइज़ करके उसको देखना पड़ता है कि तमाम तरह के क्रैक जो हैं वो इंडिकेट हो सकें, चाहे वो उसके पैरेलल हैं, चाहे वो उसके ट्रांसवर्स वे में हैं, वो सारे इसमें डिटेक्ट हो जाएंगे। तो मैग्नेटाइज़ किसी मटेरियल को किया जाता है, शुरू में डिस्कस हुआ था कि उसके पोल्स को अलाइन कर दिया जाता है। ये आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे डायग्राम में एरो डिफरेंट सिमत में है, तो मुख्तलिफ पोल जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में हैं, तो मटेरियल नॉन मैग्नेटाइज्ड है। लेकिन जब हम उसको करंट प्रोवाइड करते हैं तो ऐसा मटेरियल जिसके ये एरो सब एक डायरेक्शन में हो जाएं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाए, और ये पोल बनने की वजह से इसकी डोमेन्स जो हैं वो अलाइन हो जाएं। डोमेन आप समझें, ये सारे एरो जो हैं ये डोमेन है। तो ये पहले देखें किसी एरो की डायरेक्शन लेफ़्ट है, किसी की राइट है, किसी की अपवर्ड है, किसी की डाउनवर्ड है। लेकिन अगर किसी मटेरियल में करंट जनरेट करने के बाद सारे एरो एक ही सिमत में हो जाएं और डोमेन्स इसकी अलाइन हो जाएं, तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेटाइज होने के बाद जब हम मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन करते हैं तो मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर कोई पार्ट है, फॉर एग्जांपल लेथ के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला अगर कोई पार्ट है, तो वो तो जब आप इसकी मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन करेंगे वो मैग्नेटाइज हो गया। अब जब आप उसे अप्लाई करेंगे वहाँ पे, तो अगर फॉर एग्जांपल कटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो बहुत सारी चिप्स उसके साथ लगती रहेगी, वो उसे अट्रैक्ट करता रहेगा क्योंकि वो मैग्नेटाइज हुआ था। तो यहाँ पे हर एक पार्ट को इंस्पेक्शन के बाद डीमैग्नेटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पे उसने बाद में इस्तेमाल होना है वहाँ पे उसकी वर्किंग के ऊपर इफ़ेक्ट ना करे। तो बाज़ औक़ात हम कोल्ड वर्किंग से इसके ऊपर हैमरिंग करके या मुख्तलिफ़ मेथड हैं करंट प्रोड्यूस करके इसकी डोमेन्स को दोबारा मिसअलाइन करते हैं ताकि वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो। तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का जो है एक बेसिक सा ब्रीफ सा कोर्स आउटलाइन के मुताबिक लेक्चर था। तो इसमें उम्मीद है कि बाकायदा तौर पे समझ गए होंगे कि इसकी लिमिटेशंस, इसके जो हैं फ़ायदे, इसके नुकसानात,
वो अब हमें क्लियर हो गए कि हम इसको मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन को सिर्फ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जो कि फेरोमैग्नेटिक हों उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फ़ायदा ये है कि ये सरफेस के साथ साथ किसी हद तक सब सरफेस के डिफेक्ट्स जो हैं उनको भी इंडिकेट करता है। और इसका जो नुकसान ये है कि ये आपको इंटरनल डिफेक्ट के बारे में किसी किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरे किसी लेक्चर में मुलाकात होगी।